हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी ऑफ लेट्स क्रैक इट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं क्लास 8 के डीएवी स्टूडेंट्स के लिए साइंस का चैप्टर 6 का एक्सप्लेनेशन लेकर आ गया हूँ। तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि एनर्जी क्या होता है। कैपेसिटी टू डू वर्क होता है, यानी कि काम करने का जो क्षमता होता है, कैपेसिटी होता है, उसको ही हम लोग एनर्जी कहते हैं। तो पहले के क्लासेस में हम लोगों ने अलग अलग तरह के एनर्जी को पढ़ा हुआ है, अलग अलग एनर्जी के फॉर्म्स को पढ़ा हुआ है। जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी हो गया। मैकेनिकल एनर्जी आपको याद होगा दो टाइप का होता है, एक होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है आपका काइनेटिक एनर्जी। दोनों आपका मैकेनिकल एनर्जी में ही आता है। ओके, इसका डिटेल मैं नहीं बताने वाला यहाँ पे, क्योंकि ये हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसका जो आपका बेसिक है वो आपने पहले ही क्लासेस में पढ़ लिया है। हीट एनर्जी हो गया। केमिकल एनर्जी जो कि बैटरी के अंदर होता है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से एनर्जी जो रिलीज़ होता है उसको बोलते हैं हम लोग केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी ये आपको पता ही है। लाइट एनर्जी ये भी आपको पता है। साउंड एनर्जी भी आपको पता ही है। उसके साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जनरेट किया जाता है। ओके, ये सारे एनर्जी आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है। ये जो एनर्जी होते हैं सारे टाइप के, वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी है तो वो आपका साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, साउंड एनर्जी आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि ये क्या है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन इनको बनाया नहीं जा सकता और ना ही इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग का ये यूनिवर्स है तो पहले जितना एनर्जी था अभी भी उतना ही एनर्जी मौजूद है, क्योंकि जो एनर्जी होता है वो ना बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। पहले जितना एनर्जी था उतना ही एनर्जी अभी भी है, लेकिन अलग अलग फॉर्म में। पहले हो सकता है कि दूसरे फॉर्म में एनर्जी हो और अभी हो सकता है कि वो दूसरे फॉर्म में एनर्जी हो। ओके, एनर्जी का फॉर्म चेंज होता है, उसको बनाया नहीं जा सकता, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ओके, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। वी नीड एनर्जी फॉर ऑल आवर एक्टिविटीज़। हम लोग को अपने सारे कामों के लिए एनर्जी चाहिए होता है। जैसे कि हम लोग को रोटी बनाना होता है, कुकिंग के लिए, ये सारी जो चीज़ें हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए होता है। जैसे कि और हम लोगों को क्या लिखा है, सेंडिंग एस्ट्रोनॉट्स इनटू स्पेस। स्पेस में एस्ट्रोनॉट को भेजना होता है तो रॉकेट में भी एनर्जी देना पड़ता है। ओके, रॉकेट में एनर्जी देना पड़ता है तब जाकर वो उतना ऊंचा जाता है। उसके बाद ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट वी यूज़ एवरी डे आर स्टोर्ड इन डिफरेंट वेज इन वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो भी हम लोग एनर्जी को अभी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वो अलग अलग तरह से स्टोर्ड होता है। ओके, यही बताया गया है, सिंपल चीज़ें जो हम लोग को पहले से पता है। उसके बाद यहाँ पे फ्यूल बताया गया है। फ्यूल किसको बोलते हैं? ओके, तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो आप लोग को क्या लिखना है, द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हीट ऑन बर्निंग इन एयर आर कॉल्ड फ्यूल्स। फ्यूल्स क्या होते हैं, जो भी चीज़ें हैं जब हम लोग उसको जलाते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई चीज़ है और इसको जब हम लोग जलाते हैं तो इसमें से अगर हीट एनर्जी रिलीज़ होता है, ओके, हीट एनर्जी रिलीज़ होता है और उसके साथ साथ लाइट एनर्जी रिलीज़ होता है, तो वो क्या है, वो एक फ्यूल है। ओके, अगर हीट एनर्जी रिलीज़ होता है उसके साथ साथ लाइट एनर्जी रिलीज़ होता है तो वो क्या है, फ्यूल है। ओके, यहाँ पे लाइट एनर्जी लिखा नहीं है, लेकिन असलियत में लाइट एनर्जी भी रिलीज़ होता है। ओके, यहाँ पे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी को कैसे कैसे अलग अलग भागों में बांटा गया। पहला है अकरेंस के आधार पे। ओके, तो पहला है इसमें अकरेंस में नेचुरल सोर्सेज, यानी कि नेचर में जो हमारी चीज़ें मौजूद है उससे जो हम लोग एनर्जी निकालते हैं वही हो गया हम लोग का नेचुरल सोर्सेज। देख लेते हैं, नेचुरल एनर्जी सोर्सेज आर दोज विच आर मेड अवेलेबल टू अस बाय नेचर। नेचुरल एनर्जी वो सोर्सेज होते हैं एनर्जी के जो हम लोग को नेचर ने प्रोवाइड किया है। जैसे यहाँ पे लिखा है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी हम लोग को कहाँ से मिलता है, सन से मिलता है। सन क्या है, नेचर में है, नेचुरल सब्सटेंस है, तो वो हम लोग का सोलर एनर्जी क्या हो गया, नेचर वाला हो गया, नेचुरल सोर्स हो गया। विंड एनर्जी ये हम लोग को कैसे मिलता है, ये हम लोग को विंड से मिलता है। ओके, तो ये भी हम लोग का नेचुरल हो गया। एनर्जी फ्रॉम वाटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं।
वाटर से मिल रहा है, ये भी क्या है, नेचर का ही पार्ट है, तो ये भी हम लोग का क्या हो गया, नेचुरल एनर्जी हो गया। उसके बाद दूसरा है हम लोग का सिंथेटिक सोर्सेज। सिंथेटिक मतलब बोलने का मैन मेड सोर्सेज। ओके, तो जो हम लोग इंसानों ने जो भी बनाया है चीज़ें, उनसे अगर हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उसको हम लोग एनर्जी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हम लोग का सिंथेटिक सोर्सेज हो गया। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, सिंथेटिक एनर्जी सोर्सेज आर दोज दैट यूज़ मैन मेड मटेरियल्स। सिंथेटिक एनर्जी सोर्स वो सोर्सेज होते हैं जो मैन मेड मटेरियल्स को, यानी कि ह्यूमन के द्वारा बनाए गए मटेरियल्स का यूज़ करते हैं एनर्जी को जनरेट करने में। ओके, जैसे केमिकल एनर्जी हो गया। केमिकल एनर्जी पता है हम लोग को बैटरीज में होता है। ओके, केमिकल्स को रिएक्ट करवाने की वजह से जो एनर्जी निकलता है वो हो गया हम लोग का केमिकल एनर्जी। तो यही हम लोग का बैटरी में यूज़ करते हैं। तो वो बैटरी में जो केमिकल एनर्जी है वो किस टाइप का है, वो सिंथेटिक सोर्स वाला है। ओके, मैन मेड सोर्स वाला एनर्जी है। उसके बाद है फिजिकल स्टेट। ओके, फिजिकल स्टेट में पहला है सॉलिड। सॉलिड में इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, फायरवुड, चारकोल, कोल, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। लिक्विड में आपका कौन सा हो गया, केरोसिन, पेट्रोलियम, डीजल, ये सारे हो गए। गैस में आपका हो गया पेट्रोलियम गैस, जिसको हम लोग एलपीजी बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद है हम लोग का नेचुरल गैस। उसके बाद हम लोग का सीएनजी। ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट में जो फ्यूल्स होते हैं उसके। उसके बाद अवेलेबिलिटी, इसमें हम लोग का पहला आता है रेन्यूएबल और दूसरा आता है नॉन रेन्यूएबल। इसको देख लेते हैं। अ रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज अ नेचुरल रिसोर्स दैट कैन रिप्लेनिश इटसेल्फ नेचुरली ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होता है एनर्जी का सोर्स जो कि खुद से ही बहुत कम टाइम में रिप्लेनिश हो जाता है। रिप्लेनिश होने का मतलब कि वो खुद से ही बन जाता है बहुत कम टाइम में। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि सोलर एनर्जी है, तो सोलर एनर्जी आप लोग कितना भी यूज़ करेंगे वो आपका ख़त्म नहीं होने वाला। ठीक है, सोलर एनर्जी आप लोग कितना भी यूज़ करेंगे, सन से हम लोग को एनर्जी बार बार मिलते रहेगा। तो ये हम लोग का सोलर एनर्जी क्या है, ख़त्म नहीं होने वाला। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेन्यूएबल हो जाएगा, यानी कि वो आपका ख़त्म नहीं होता है और बहुत कम टाइम में ही फिर से उसको बनाया जा सकता है, मतलब रिप्लेनिश हो सकता है फिर से वो। यहाँ पे एग्जांपल दिया, जैसे विंड एनर्जी हो गया, सन, बायोमास, ये सारे आपके एग्जांपल्स हो जाते हैं रेन्यूएबल के। ओके, रेन्यूएबल क्यों बोला गया है, क्योंकि ये बार बार अपने से रेन्यू हो जाते हैं। ओके, बहुत कम टाइम में ये फिर से रेन्यू हो जाते हैं, बन जाते हैं, इसलिए ये रेन्यूएबल हो गया। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनएग्जॉस्टेबल। ओके, ये आपको नाम याद रखना है, इनएग्जॉस्टेबल, जो एग्जॉस्ट नहीं होते, ख़त्म नहीं होते। उसके बाद है नॉन रेन्यूएबल। नॉन रेन्यूएबल किसको बोलते हैं, एनर्जी सोर्सेज विच गेट यूज्ड अप एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड और रिप्लेनिश्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज वो होते हैं एनर्जी के सोर्सेज जो कि कम टाइम में फिर से नहीं बन सकते। ओके, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं कोल रखा हुआ है, ओके, कोयला रखा हुआ है, तो इसको अगर हम लोग एक बार यूज़ कर लेते हैं तो अब बाद में इसको बनने में बहुत टाइम लगेगा। ओके, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, नॉन रेन्यूएबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या लग रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है बनने में। ओके, नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं वो फिर से रिप्लेनिश होते हैं, लेकिन कम टाइम में नहीं होते, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हद से ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, नॉन रेन्यूएबल हो जाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टेबल बोलते हैं, यानी कि जो एग्जॉस्ट हो सकता है, ख़त्म हो सकते हैं, वो हो जाएंगे आपके एग्जॉस्टेबल। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, कोल हो गया, ये सारे आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो जाते हैं। फॉसिल फ्यूल, इसको देखते हैं। एज एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी नीड्स आर मेट थ्रू नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अभी के टाइम में जो अधिकतर एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करते हैं, यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी आपका क्या हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। तो ये सारे चीज़ों का ही हम लोग अधिकतर यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए। ओके, ये सारे हो गए। और उसके साथ साथ इसमें एक और चीज़ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। ओके,
तो ये जो फॉसल फ्यूल है यही आपका क्या होता है, पेट्रोलियम होता है, नेचुरल गैस होता है, कोल होता है, ये सारे आपके फॉसल फ्यूल होते हैं। अब ये कैसे होते हैं ये मैं यहाँ पे बताता हूँ। फॉसल फ्यूल्स आर सो कॉल्ड बिकॉज दे वर फॉर्म्ड ओवर अ period of millions of years by the action of heat and pressure on the remains of dead plants and animals। फॉसल फ्यूल्स क्या होते हैं, ओके इसको मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे ज़मीन है, तो ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अगर एनिमल या प्लांट मैटर यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, ये मान लेते हैं एनिमल या फिर प्लांट मैटर है जो कि यहाँ पे ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम से है, तो बहुत ज़्यादा टाइम से है, तो इसके साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्थ इसको नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है, मतलब हाई प्रेशर है इस पे। ये जो हम लोग का सब्सटेंस है, ये जो हम लोग का सब्सटेंस है ये वाला, इस पे हम लोग का क्या है, हाई प्रेशर लग रहा है। ओके, अर्थ इस पे हाई प्रेशर लगा रहा है और साथ साथ ये धरती के नीचे है, अंदर है, तो यहाँ पे इसको क्या मिल रहा है, बहुत ज़्यादा हीट मिल रहा है। ओके, तो बहुत ज़्यादा हीट मिलने की वजह से और बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से ये जो डेड प्लांट्स या एनिमल्स का जो मैटर है ये हम लोग का चेंज कर लेता है, अपना स्टेट चेंज कर लेता है और ये एक फ्यूल बनाता है जिसको हम लोग फॉसल फ्यूल बोलते हैं। फॉसल फ्यूल में आपके कौन कौन से आते हैं, कोल आता है, ये भी आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है और ज़मीन के नीचे बनता है। ओके, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ज़मीन के नीचे बनता है, हाई प्रेशर और हाई हीट इसको मिलते रहता है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, कोल बन सकता है, पेट्रोलियम भी बनता है और नेचुरल गैस, ये सारी जो चीज़ें ये आपके फॉसल फ्यूल्स में आती है। वुड एज अ फ्यूल, वुड इज़ अ मेजर रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। वुड जो है वो हम लोग का रेन्यूएबल रिसोर्स माना गया है। ओके, तो वुड को कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में नॉन रेन्यूएबल भी बताया गया है, लेकिन आप लोग को अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको क्या लिखना है, रेन्यूएबल लिखना है। ओके, वुड जो है वो क्या है, रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। कंबशन ऑफ वुड इज़ करेंटली द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। वुड को जलाना, कंबशन ऑफ वुड मतलब लकड़ियों को जलाना, ये हम लोग का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, लकड़ियाँ हम लोग जलाते हैं तो उससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, तो लकड़ियों को बहुत ज़्यादा जलाया जाता है एनर्जी प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा स्तर पे। ओके, यही यहाँ पे बताया गया है। वुड कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग, कुकिंग के लिए हम लोग वुड का यूज़ करते हैं, लकड़ियों को जलाते हैं, और साथ साथ हीटिंग के लिए भी, मतलब कि आपको याद होगा कि लकड़ियों को जलाते हैं तो उससे हम लोग को गर्मी मिलता है ठंडे के सीज़न में, तो उसके लिए भी लकड़ियों को यूज़ किया जाता है। इट मे ओकेजनली बी यूज्ड इन स्टीम इंजन्स एंड स्टीम टर्बाइंस। इसका मतलब क्या हुआ कि वुड का कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी यूज़ किया जाता है स्टीम इंजन्स में। ओके, स्टीम इंजन्स आपको याद होगा, जो आपका ट्रेन चलता है, मतलब पहले के टाइम में स्टीम इंजन्स हुआ करता था, उसमें आप लोग कोयले को डालते थे तो वो ट्रेन आपका चलता था, तो कभी कभी उसके जगह पे क्या होता था, कभी कभी वुड का भी यूज़ किया जाता था। और अभी क्या बताया गया कि स्टीम टरबाइंस में भी कभी कभी वुड का यूज़ किया जाता है। स्टीम टरबाइंस का मतलब क्या हुआ कि ये भी एक क्या है, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने वाला आपका बोल सकते हैं कि सिस्टम है। स्टीम टरबाइंस क्या है, आपका एनर्जी को जनरेट करने वाला एक क्या है, टरबाइन है। ओके, एक कोई आपका मशीन है। उसके बाद है कंबशन ऑफ वुड प्रोड्यूसेस हीट। कंबशन, वुड को जलाने से हम लोग को क्या मिलता है, हीट प्रोड्यूस होता है। उसके साथ साथ इसका बहुत सारे जगह पर यूज़ हम लोग करते हैं, लेकिन ये इसके साथ साथ CO2 गैस भी रिलीज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और CO गैस भी रिलीज़ करता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये दोनों जो गैसेज है, ये दोनों गैसेज आपके क्या है, डेंजरस है, ख़तरनाक है। अब यहाँ पे हम लोग कोल पे चलते हैं। कोल इज़ अ रेडिली कंबस्टेबल ब्लैक रॉक और अ ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक। कोल को यहाँ पे बताया गया है कि ये क्या होता है, ब्लैक रॉक होता है, यानी काला रॉक होता है, पत्थर होता है, या फिर ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है सेडिमेंट्री रॉक। ओके, सेडिमेंट्री रॉक आपको याद होगा कि वो अलग अलग लेयर से मिलते हैं, जैसे कि ये रॉक हो गया, तो ये आपको उसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग लेयर्स दिखेगा उसके अंदर। यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे तोड़ देते हैं तो यहाँ पे आपको लेयर बना हुआ दिखेगा इस पार्ट में। ओके,
जैसे कि मैं दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे अगर आप लोगों ने यहाँ से इसको तोड़ दिया तो यहाँ पे आपको लेयर बना हुआ दिखेगा, उसी को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। तो ये हम लोग का जो कोल है ये भी क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है, और इसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है या फिर ब्राउनिश ब्लैक होता है। और ये जो होता है ये बहुत ही आसानी से जलने लगता है, बहुत ही ज़्यादा कंबस्टेबल होता है, ओके, जलनशील होता है। उसके बाद यहाँ बताया गया कि कोल जो है, कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स दैट हैज़ बीन यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। कोल उनमें से एक फ्यूल है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं खाने को पकाने में, ओके। खाने को पकाने में अभी भी कहीं कहीं पे कोल का यूज़ किया जाता है, ओके, यही यहाँ पे बताया गया है। हाउएवर इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ स्मोक, लेकिन इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्मोक रिलीज़ होता है और उसके साथ साथ कोई बेकार सा स्मेल भी रिलीज़ होता है। और ये दोनों क्या रीज़न्स है, एयर पॉल्यूशन के रीज़न्स है, यानी कि हम लोग जो कोल जलाते हैं उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एयर पॉल्यूशन होता है। वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो कोल है वो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि कोल का ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एनर्जी को जनरेट करने के लिए। आगे देखते हैं अकरेंस ऑफ कोल। कोल इज़ फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। कोल जो है वो अर्थ के सरफेस के बहुत ज़्यादा अंदर मिलता है। द मेजर कोल माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन, जो अच्छे खासे बड़े बड़े कोल माइंस है वो इंडिया में कहाँ कहाँ है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है और वेस्ट बंगाल में है। जो लार्जेस्ट कोल माइन है यानी कि कोल का खदान, तो कोल का खदान जो लार्जेस्ट है वो है हम लोग का बोकारो में और उसके साथ साथ झाड़िया में, झरिया जो कि झारखंड में है। उसके साथ यहाँ पे आगे बताया गया कि रानीगंज में भी है जो कि हम लोग का वेस्ट बंगाल में है, ओके। रानीगंज नाम का जगह अलग अलग स्टेट्स में भी है, यूपी में भी है, लेकिन वो वाला नहीं, रानीगंज जो कि वेस्ट बंगाल में है। इसको आपको याद रख लेना है, ओके। कौन कौन सा लार्जेस्ट कोल माइंस है, कहाँ कहाँ पे है, ये आपको याद रख लेना है। और कौन कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा बड़े बड़े कोल माइंस है ये आपको याद रख लेना है। फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोल बनता कैसे है, ओके, कोल बनता कैसे है इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे है कोल वाज फॉर्म्ड फ्रॉम प्लांट रिमेन्स गॉट बरीड डीप अंडर दी अर्थ सरफेस। कोल जो होता है वो प्लांट्स के बहुत ज़्यादा अंदर फंसे होने की वजह से होता है, यानी कि प्लांट का अगर कोई पार्ट हो गया या फिर पूरा का पूरा प्लांट हो गया या फिर उसका जो भी मैटर हो गया, डेड डिकेइंग कुछ भी, वो अगर ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा टाइम तक बहुत ज़्यादा अंदर फंसा हुआ रहता है तो वो हम लोग का कोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे याद रखने, यहाँ पे बस प्लांट मैटर के बारे में बात किया गया, एनिमल मैटर के बारे में नहीं। ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम द केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज प्लांट्स रिमेन्स वर चेंज थ्रू अ जियोलॉजिकल एक्शन दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ दिस सॉलिड मटेरियल। बहुत ज़्यादा टाइम के बाद केमिकल चेंजेस होते हैं, ओके, जो हम लोग के यहाँ पे बताए गए हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम के बाद क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं वो प्लांट्स मैटर में, और साथ साथ उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होता है, दिखने का जो तरीका होता है वो भी उनका क्या होता है, चेंज हो जाता है उतने टाइम के अंदर। तो उससे क्या होता है कि इनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गया और उसका साथ साथ उसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या हुआ, चेंज हो गया। जब ये दोनों आपके चेंज हो जाते हैं तो ये आपका कोल का फॉर्मेशन करता है। केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी इसका चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि प्लांट मैटर को बहुत ज़्यादा टाइम तक अर्थ के अंदर रखा जाता है, ओके, तो इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाता है। इसको हीट भी बहुत ज़्यादा मिलता है और साथ साथ उस प्लांट मैटर पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो इसके वजह से क्या होता है, वो कोल में कन्वर्ट हो जाता है। यही यहाँ पे बताया गया है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट मैटर इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। जो प्लांट मैटर का कोल बनने में का जो प्रोसेस होता है, प्लांट मैटर का कोल बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोल आ जाता है, कोल का कितना टाइप होता है, ओके। तो यहाँ पे 4 टाइप्स के कोल मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं, अभी उससे पहले ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, टेम्परेचर के हिसाब से और प्रेशर के हिसाब से और उसके साथ साथ टाइम पीरियड के हिसाब से जो कोल होता है
उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, किसी पे ज़्यादा टेम्परेचर है, कोई जो प्लांट मैटर है उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिल रहा है, किसी को बहुत कम मिल रहा है, किसी पे प्रेशर ज़्यादा है, किसी पे प्रेशर कम है, कोई ज़्यादा टाइम तक दबा हुआ है, कोई कम टाइम तक दबा हुआ है। तो इससे अलग अलग टाइप के कोल्स का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन से कोल हो जाते हैं आपके? एक हो जाता है आपका पीट, दूसरा हो जाता है आपका लिग्नाइट, तीसरा हो जाता है आपका बिटुमिनस और चौथा हो जाता है आपका एंथ्रासाइट। ओके, ये 4 टाइप के कोल्स आपके मिलते हैं। तो ये जो कोल्स होते हैं, दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर कंटेंट of volatile material and the percentage of carbon, moisture and other elements present in them। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अलग अलग टाइप के कोल मिलते हैं, ये इसमें आपका क्या होता है, अलग अलग परसेंटेज में आपका कार्बन मिलता है। यानी कि किसी में कार्बन जो है ये आपका ज़्यादा होगा, किसी में कार्बन आपका कम होगा। मॉइस्चर यानी कि पानी का जो संख्या होता है, संख्या नहीं बोलेंगे, पानी का जो प्रेजेंस होता है किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। किसी में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और किसी में दूसरे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और कोई में अलग अलग परसेंटेज में वॉलेटाइल मटेरियल्स भी मिलते हैं। ओके, इसमें आपका कम मिलेगा, इसमें आपका ज़्यादा मिलेगा, इसमें आपका और ज़्यादा मिलेगा वॉलेटाइल मटेरियल। ओके, उसके बाद हम लोग का गिवन है पीट। पीट जो होता है वो सॉफ्ट ब्राउन कोल होता है। ओके, सॉफ्ट होता है और ब्राउन कलर का ये कोल होता है। ये जो होता है ये 30% कार्बन से मिलके बना होता है। और जो ये पीट है ये कोल फॉर्मेशन का सबसे पहला स्टेज है। यानी कि अगर कोल फॉर्म हो रहा है तो उसमें सबसे पहले पीट बनेगा, उसके बाद लिग्नाइट बनेगा, उसके बाद बिटुमिनस बनेगा और उसके बाद एंथ्रासाइट बनेगा। ओके, तो सबसे पहला स्टेज कौन सा है? पीट है। उसके बाद आते हैं हम लोग का लिग्नाइट। लिग्नाइट 38% कार्बन से मिलकर बना होता है और इसको लोवेस्ट ग्रेड ऑफ कोल बोलते हैं। ओके, लोवेस्ट ग्रेड ऑफ कोल हम लोग बोलते हैं लिग्नाइट को, ये आपको याद रखना है। उसके बाद लिग्नाइट जो है इसका हम लोग यूज़ करते हैं एनर्जी जनरेट करने में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हम लोग लिग्नाइट कोल का यूज़ करते हैं। उसके बाद है बिटुमिनस। बिटुमिनस जो है ये 65% कार्बन से बना होता है। इसका हम लोग यूज़ करते हैं एनर्जी जनरेट करने में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में बिटुमिनस कोल का हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग इसका यूज़ दूसरे तरह के फ्यूल बनाने के लिए भी करते हैं, जैसे कि उसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है कोक। इसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा आगे पढ़ना है। ओके, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इसी वाले में कोक के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, आगे देख लेंगे इसको भी। उसके बाद है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है ये सबसे लास्ट स्टेज होता है कोल फॉर्मेशन का। तो ये जो होता है ये हार्ड कोल होता है, मतलब सबसे ज़्यादा सख्त जो होता है ये होता है एंथ्रासाइट। और ये जो होता है ये 90% कार्बन से बना होता है। हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल भी एंथ्रासाइट को बोलते हैं। ओके, ये सब समझ में आ गया होगा। उसके बाद है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड इट्स प्रोडक्ट। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किसको बोलते हैं? अगर हम लोग कोल को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं। ओके, क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर हम लोग कोल को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में, यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो उसी प्रोसेस को हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं। फिर से बताता हूँ, अगर हम लोग कोल को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं ऑक्सीजन के एब्सेंस में, यानी कि एयर या ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो वो हम लोग का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाता है। ओके, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हम लोग को अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि इसमें है एक कोक हो गया, कोल तार हो गया और कोल गैस हो गया। ये सारे हम लोग के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस से ही बनते हैं। तो पहले हम लोग का कोक ये देख लेते हैं। इट इज़ अ हार्ड एंड पोरस सब्सटेंस। ये हार्ड होता है और पोरस होता है, यानी कि इसमें छोटा छोटा छेद बना हुआ होता है। ओके, वहाँ पे पानी भी स्टोर हो सकता है और एयर भी वहाँ पे स्टोर हो सकता है। ओके, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बना होता है, उसमें छोटा छोटा पोर्स। इसका हम लोग यूज़ जो है ये हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, देख लेते क्या है। इट इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एज वेल एज एन इंडस्ट्रियल फ्यूल। डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि घरों में यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़ में भी एनर्जी जनरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या बताया है, उसके साथ साथ यहाँ पे बताया है कि ये जो है ये बहुत कम स्मोक करता है, यानी कि बहुत कम धुआं करता है, या फिर धुआं करता ही नहीं है। उसके बाद है
इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को उनके ओर से निकालने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद है इट कैन बी यूज टू मेक फ्यूल गैसेस बनाने के लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। एक फ्यूल गैस का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है वाटर गैस, जिसका यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है CO+H2। ओके, फ्यूल गैस बनाने के लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। सेकेंड वाला हम लोग का है कोल तार जो है ये लिक्विड होता है, तो ये ब्लैक कलर का होता है और विस्कस लिक्विड होता है, यानी कि फिसलन वाला लिक्विड होता है जिस पे हम लोग आसानी से फिसल सकते हैं, उस टाइप का ये लिक्विड होता है। इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? सिंथेटिक डाइज बनाने के लिए। ओके, डाइज यानी कलर। उसके बाद ड्रग्स बनाने के लिए। उसके बाद एक्सप्लोसिव यानी कि गोला बारूद, बम या फिर पटाखा, ये सब के लिए हम लोग कोल तार का यूज़ करते हैं। उसके बाद परफ्यूम्स में भी कोल तार का यूज़ किया जाता है। पेंट्स जो होता है उसमें भी हम लोग कोल तार का यूज़ करते हैं। फोटोग्राफिक मटेरियल यानी कैमरे में कोई चीज़ें होती है जिसमें कोल तार का यूज़ किया जाता है, या फिर अलग अलग फ़ोटो से रिलेटेड ही चीज़ों में कोल तार का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है रूफिंग मटेरियल्स, यानी कि जो छत बनाने के टाइम पे मटेरियल्स यूज़ करते हैं तो वहाँ भी कोल तार का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है कोल गैस जो है वो इनफ्लेमेबल गैस होता है, यानी कि बहुत कम टाइम में ही बहुत ज़्यादा जलने वाला ये गैस होता है। ओके, इनफ्लेमेबल मतलब बहुत कम टाइम में ही बहुत ज़्यादा जलने वाला ये गैस होता है। इट इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में, यानी घरों में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है यूजुअली ओनली फॉर दोज इंडस्ट्रीज़ विच आर लोकेटेड नियर कोल प्रोसेसिंग यूनिट्स। उन्हीं इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ किया जाता है जिनके आसपास कोल प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे होते हैं। कोल प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी कोल तार बनाने वाले कोई भी इंडस्ट्रीज़ या फिर कुछ भी ऐसा, अगर उस इंडस्ट्रीज़ के आसपास है तो ही वहाँ पे कोल गैस का यूज़ करते हैं। ओके, कोल तार नहीं, कोल गैस। उसके बाद है हम लोग का पेट्रोलियम भी क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है। ये क्या होता है? ये डार्क कलर का होता है, उसके साथ विस्कस होता है यानी कि फिसलनदार होता है। उसके बाद उसका स्मेल भी कोई अच्छा नहीं होता, ख़राब सा स्मेल होता है। ओके, और इसको ही हम लोग क्रूड ऑयल बोलते हैं। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम को हम लोग क्रूड ऑयल बोलते हैं। ये क्या होता है? इट इज़ फाउंड इन रॉक्स फॉर्मेशंस इन द अर्थ। ये रॉक्स के बीच में मिलता है। ओके, ये जो हम लोग का क्रूड ऑयल या फिर पेट्रोलियम है, ये हम लोग का रॉक्स के अंदर मिलता है। इट इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड पेट्रा से इसको लिया गया। पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, तो पेट्रोलियम यानी रॉक ऑयल। ओके, पेट्रा का मतलब हुआ रॉक और ओलियम का मतलब हुआ ऑयल, दोनों को मिला दिया हम लोगों ने तो क्या बना? रॉक ऑयल बना। तो क्रूड ऑयल या फिर पेट्रोलियम को हम लोग क्या बोलते हैं? रॉक ऑयल भी बोलते हैं। अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस फिगर से आपको समझा देता हूँ क्या है। अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम, ये जो पेट्रोलियम होता है ये मॉडरेट डेप्थ में मिलता है, यानी 500 से 2000 मीटर के बीच में मिलता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं मिलता और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं मिलता। ये क्या होता है? इम्परवियस रॉक्स के बीच में मिलता है, जैसे कि इम्परवियस रॉक यानी कि हार्ड रॉक होता है, उसके बीच में ये मिलता है। तो यहाँ पे मैं फिगर की मदद से बताता हूँ कैसे मिलता है ये। सबसे पहले क्या होता है? एक इम्परवियस रॉक होता है यानी कि हार्ड रॉक होता है और उसमें सैलिन वाटर होता है। ओके, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्या है? सैलिन वाटर है। सैलिन वाटर के बाद क्या होता है? सैलिन वाटर के बाद यहाँ पे उसके ऊपर पेट्रोलियम होता है। सैलिन वाटर के ऊपर क्या होता है? पेट्रोलियम होता है। अब ये सैलिन वाटर के ऊपर इसलिए होता है क्योंकि जो सैलिन वाटर होता है उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है तो वो नीचे रह जाता है, पेट्रोलियम का डेंसिटी कम होता है तो वो ऊपर चला जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि पेट्रोलियम हल्का होता है सैलिन वाटर से। उसके ऊपर क्या होता है? पेट्रोलियम के ऊपर हम लोग का नेचुरल गैस मिलता है। पेट्रोलियम के ऊपर हम लोग का क्या मिलता है? नेचुरल गैस मिलता है। नेचुरल गैस जो होता है ये पेट्रोलियम से भी हल्का होता है तो वो उसके ऊपर मिलता है, और उसके बाद ये इम्परवियस रॉक बंद हो जाता है। बस ऐसे ही इसका ऑकरेंस होता है, ये हम लोग को पता चल गया अच्छे से। उसके बाद रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम को हम लोग कैसे रिफाइन करते हैं, यानी कि पेट्रोलियम के अंदर से हम लोग अलग अलग चीज़ों को कैसे निकालते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। पेट्रोलियम इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस मटेरियल्स।
पेट्रोलियम जो है वो एक मिक्सचर है। मिक्सचर यानी कि बहुत सारी चीज़ें उसमें मिली होती है, कोई एक चीज़ नहीं है। पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें मिली होती है जिसको हम लोग सेपरेट करते हैं। ओके, अलग अलग पर्पजेस के लिए, अलग अलग कामों के लिए हम लोग पेट्रोलियम के अंदर की चीज़ों को सेपरेट करते हैं। और यही जो सेपरेशन का प्रोसेस होता है, इसको ही हम लोग रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम बोलते हैं। क्या बोला मैंने? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम किसको बोलते हैं? पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, तो उसी को जब हम लोग अलग करते हैं दूसरे कामों के लिए, तो उसको हम लोग रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड देयर यूजेस। पेट्रोलियम प्रोडक्ट और उसके यूजेस कौन कौन से है, क्या क्या है, ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। तो पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड भी बोला जाता है। लिक्विड गोल्ड इसलिए बोला जाता है, गोल्ड हम लोग क्या समझते हैं कि महंगा होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, कमर्शियल यूज इसका ज़्यादा है। तो पेट्रोलियम का भी यही काम है। पेट्रोलियम जो है इसका भी कमर्शियल यूज़, कमर्शियल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हम लोग जैसा कि जानते हैं पहले से ही, तो ये कोई नई बात नहीं है। इसका कमर्शियल इम्पोर्टेंस क्या है? बहुत ज़्यादा है पेट्रोलियम का। अलग अलग देशों से पेट्रोलियम इंडिया में मंगवाया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ कम है। ओके, दूसरे देश जो है जहाँ पे पेट्रोलियम ज़्यादा मिलते हैं वो सारे अमीर देश हैं। तो इससे हम लोग को पता चल गया कि कमर्शियल इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है पेट्रोलियम का, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लिक्विड गोल्ड बोलते हैं। अब यहाँ पे पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट होते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला है रेसिडुअल ऑयल। रेसिडुअल ऑयल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है एस्फॉल्ट। एस्फॉल्ट जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है और स्टिकी रॉक होता है, यानी कि चिपचिपा रॉक होता है, चिपचिपा सॉलिड होता है। सॉलिड बोलने का मतलब यहाँ पे रॉक सही है। इसका यूज़ हम लोग किस में करते हैं? रोड्स को बनाने में करते हैं। और जो इलेक्ट्रिक पोल्स के जो नीचे वाला साइड होता है उसको हम लोग कोटिंग करते हैं, किससे? असफाल्ट से। कोटिंग करने से क्या होता है कि वहाँ पे रस्टिंग नहीं होता है। जैसे कि अगर आयरन है या फिर दूसरा मेटल है तो वहाँ पे रस्ट लगने का खतरा होता है, लेकिन असफाल्ट से अगर हम लोग उसको कोटिंग कर देते हैं तो वहाँ पे रस्ट लगने का खतरा कम हो जाता है, यानी कि न के बराबर हो जाता है। उसके बाद है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स जो होता है ये वाइट कलर का होता है और सेमी सॉलिड होता है। सेमी सॉलिड बोलने का मतलब ना पूरा लिक्विड होता है और ना ही पूरा सॉलिड होता है। ओके, दोनों के बीच वाला होता है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं ग्रीस के रूप में। ग्रीस के रूप में मतलब कि आपको पता होगा कि साइकिल में हम लोग ग्रीस लगाते हैं कि वो अच्छे से चले, तो उसी की तरह हम लोग क्या करते हैं? पैराफिन वैक्स का हम लोग यूज़ करते हैं ग्रीस की तरह। उसके बाद यहाँ पे क्या बताया है कि पैराफिन वैक्स का हम लोग यूज ग्रीस की तरह करते हैं। उसके साथ साथ पैराफिन वैक्स का यूज़ होता है किसको बनाने में? वैसलीन को बनाने में। उसके साथ साथ ऑइंटमेंट्स यानी कि मलहम को बनाने में। उसके साथ साथ कैंडल्स को बनाने में भी पैराफिन वैक्स का यूज़ होता है। थर्ड है हम लोग का लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या होता है? ये एक विस्कियस ऑयल होता है, यानी कि फिसलन भरा ऑयल होता है, यानी कि उसमें फिसलने का चांस ज़्यादा होता है। इसका हम लोग यूज़ क्या करते हैं? यूज फॉर लुब्रिकेटिंग मशीन्स, यानी कि मशीन्स पे जब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग मशीन्स के जो पार्ट होता है उस पर हम लोग तेल लगा रहे हैं। तेल लगाने का मतलब क्या हुआ? कि लुब्रिकेट कर रहे हैं। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल का हम लोग यूज़ क्या करते हैं? मशीन्स पे लगाते हैं, जिससे वो जो मशीन का पार्ट है वो और अच्छे से चलता है। ओके, बिना किसी रुकावट के। उसके बाद हम लोग का फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल का हम लोग यूज़ क्या करते हैं? फ्यूल के रूप में करते हैं। फ्यूल ऑयल है तो फ्यूल के रूप में हम लोग इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद है डीजल। डीजल का यूज़ हम लोग क्या करते हैं कि जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, भारी व्हीकल्स, उसमें हम लोग डीजल का यूज़ करते हैं। भारी व्हीकल्स मतलब क्या हुआ? बसेज हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, इन सारे में हम लोग डीजल का यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ जनरेटर्स जो होते हैं उसमें भी हम लोग डीजल का यूज़ करते हैं। उसके बाद है केरोसिन। केरोसिन को हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, यानी कि डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग लालटेन्स में भी यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं गैसोलीन। गैसोलीन को हम लोग पेट्रोल बोलते हैं। तो पेट्रोल का हम लोग यूज़ जानते हैं कि हम लोग व्हीकल्स में करते हैं। तो व्हीकल्स में जो फ्यूल हम लोग लगाते हैं, फ्यूल डालते हैं, वो कौन सा होता है? हम लोग का पेट्रोलियम होता है। तो पेट्रोलियम का एक यूज़ क्या हुआ कि व्हीकल्स में हम लोग इसको करते हैं। दूसरा यूज़ क्या हुआ कि ड्राई क्लीनिंग में भी पेट्रोलियम का यूज़ किया जाता है। दूसरा यूज़ हो गया ड्राई क्लीनिंग। तीसरा यूज़ हो गया कि हाई रिफाइंड पेट्रोलियम को
हाईली रिफाइंड जो पेट्रोलियम होता है उसका यूज़ एरोप्लेन्स में होता है। ओके, एरोप्लेन्स में हाईली रिफाइंड पेट्रोलियम डाला जाता है जिसकी वजह से वो उड़ता है। तो मतलब ये हाईली रिफाइंड पेट्रोलियम क्या है, एरोप्लेन का फ्यूल है। उसके बाद है 6th नंबर पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस को हम लोग क्या करते हैं, लिक्विफाई करते हैं। ओके, क्या करते हैं हम लोग, पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाई करते हैं। तो इसी वजह से पेट्रोलियम गैस को बोला जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम लोग एलपीजी बोलते हैं। हम लोग के सिलेंडर में जो होता है, घर में जो सिलेंडर होता है वो हम लोग का क्या होता है, एलपीजी होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। अब देखते हैं नेचुरल गैस को। नेचुरल गैस भी क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है और ये कहाँ मिलता है, ये पेट्रोलियम के लेयर के ऊपर मिलता है, जो कि हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। पेट्रोलियम के लेयर के ऊपर क्या मिलता है, नेचुरल गैस मिलता है। जो नेचुरल गैस होता है, अगर हम लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर रखते हैं और इसको कंप्रेस करते हैं यानी कि दबाते हैं, तो वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बन जाता है, जिसको हम लोग सीएनजी बोलते हैं शॉर्ट में। सीएनजी आपको पता है कि हम लोग व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। तो इंडिया में जो गैस फील्ड्स है यानी कि नेचुरल गैस जहाँ से हम लोग निकालते हैं, तो वो कहाँ है, वो है हम लोग का गोदावरी कृष्णा बेसिन पर। उसके साथ साथ है हम लोग का मुंबई हाई, जो यहाँ पे फिगर दिखाया हुआ है, ये हम लोग का मुंबई हाई का ही फिगर है। ये मुंबई हाई पर मिलता है और उसके साथ साथ त्रिपुरा में। ये सारे ये जो तीनों जगह हैं ये आपको लर्न कर लेना है। यूजेस ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के क्या क्या यूजेस है ये देखना है। नेचुरल गैस जो होता है ये बहुत जल्दी बर्न करता है, यानी कि बहुत तेज़ी से ये क्या करता है, जलता है, और इसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होता है। कैलोरीफिक वैल्यू आपको चैप्टर 7 में यानी कि इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें पढ़ना है। तो अभी इसको मैं छोटे में बता देता हूँ कि कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू बोलने का मतलब कि अगर हम लोग नेचुरल गैस कम मात्रा में भी जलाते हैं तो वो आपका ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा एज़ कम्पेयर टू अदर जो फॉसिल फ्यूल्स है उससे। ओके, तो यही बताया गया है कि जो नेचुरल गैस होता है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू अदर फॉसिल फ्यूल्स या फिर जो रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, सोलर एनर्जी, ये सबसे भी। ओके, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है नेचुरल गैस। इसीलिए हम लोग इसका यूज़ क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग इसका यूज़ घरों में करते हैं और साथ साथ इंडस्ट्रीज़ में भी करते हैं। ये जो होता है ये ग्रीनर फ्यूल है। ग्रीनर फ्यूल यानी कि बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, या फिर जो हम लोग का इन्वायरमेंट है उसको बहुत कम पॉल्यूट करता है। ओके, तो इसीलिए इसको यहाँ पे बताया गया है कि हम लोग को इसी का यूज़ करना चाहिए। बेटर फ्यूल है, अच्छा फ्यूल है, ग्रीनर फ्यूल है, यानी कि इन्वायरमेंट को उतना नुकसान नहीं पहुँचाता है। ऑटोमोबाइल फ्यूल यानी कि हम लोग इसका ऑटोमोबाइल में यानी कि हम लोग इसका व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। और उसके साथ साथ ये बेस इंग्रेडिएंट है, किसका, बेस इंग्रेडिएंट है ये फर्टिलाइज़र्स और केमिकल्स का। यानी कि जो भी हम लोग फर्टिलाइज़र्स और केमिकल्स यूज़ करते हैं तो उसमें जो उनका सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है वो क्या होता है, वो होता है हम लोग का नेचुरल गैस। ओके, सारे फर्टिलाइज़र्स और केमिकल्स में क्या होता है, नेचुरल गैस उनका बेस इंग्रेडिएंट होता है। तो ये हम लोग का अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है क्लीनर फ्यूल, जो कि बेकार का है, तब भी हम लोग इसको करेंगे। क्या है यहाँ पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हो रहा है उसके साथ साथ जो ह्यूमन ग्रोथ हो रहा है, जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वो इन्वायरमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और जो नेचुरल रिसोर्स है इसके लिए खतरा बनते जा रहा है। ओके, नेचुरल रिसोर्स के लिए खतरा क्यों बन रहा है, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्स है वो कम होते जा रहा है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। मतलब ये चिंता का विषय है कि नेचुरल रिसोर्स जो है ये कम होते जा रहा है, ह्यूमन बीइंग इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं। ओके, अब आगे देखते हैं पॉल्यूशन जो हो रहा है इसके बारे में बताया गया है। सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी का जो कटाई हो रहा है, यानी कि सॉइल जो होता है, सॉइल का जो ऊपरी लेयर होता है वो हटते जा रहा है। डेफोरेस्टेशन, पेड़ को काटा जा रहा है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि इंडस्ट्रीज़ बैठाया जा रहा है, जो पहले से वहाँ पे खेत है, पेड़ है, उसको हटा के वहाँ पे क्या किया जा रहा है, इंडस्ट्रीज़ को बैठाया जा रहा है। अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण, शहर बनाया जा रहा है, जो पहले से चीज़ है उसको हटा के शहर को बनाया जा रहा है उस जगह पे। लैंड डिग्रेडेशन यानी कि लैंड जो है उसका जो ऊपरी लेयर है उसको हटाया जा रहा है।
ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सारी जो चीज़ें, ये क्या है, प्रॉब्लम्स है इन्वायरमेंट के लिए। ये सारे क्या है, थ्रेट्स है इन्वायरमेंट के लिए। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। जो हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स यानी क्या क्या हो गया हम लोग का, फॉसिल फ्यूल्स में आपके कोल आ जाएगा, पेट्रोलियम, ये सारे आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो इन सब को जब हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए क्या है, खतरा है। प्रेजेंट टाइम में द प्रेजेंट डे स्ट्रैटेजी टू एड्रेस दिस इन्वायरमेंटल इशू इज़ टू डेवलप टेक्नोलॉजी। अभी के टाइम में ये सारे जो इशू है, पॉल्यूशन का इशू हो गया है, सॉइल इरोजन का इशू हो गया, डेफोरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारे जो इशू है, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करना पड़ रहा है हम लोगों को, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स को हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। यही यहाँ पे बताया गया। जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारे जो चीज़ें हैं, इसका हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। ये सारे खतरे से, पॉल्यूशन का खतरा हो गया, ग्लोबल वार्मिंग, सारे खतरे से बचाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो इंडिया में बहुत प्रचुर मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में सनलाइट है, वाटर है और साथ साथ बायोमास भी है। तो इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं एनर्जी के रूप में। सभी लोग जानते हैं, सन से सोलर एनर्जी, वाटर से हाइड्रो एनर्जी और बायोमास तो खुद एनर्जी के रूप में यूज़ होता ही है। ओके, फ्यूल्स लाइक एलपीजी, सीएनजी एंड बायोमास। एलपीजी जो फ्यूल है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी जो फ्यूल है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और उसके साथ साथ जो बायोमास है, ये क्लीनर फ्यूल है, यानी कि बहुत कम पॉल्यूशन करता है, ना के बराबर करता है। बायोमास क्या है ये मैं बता देता हूँ। बायोमास जो होता है, जो प्लांट या एनिमल होते हैं उनसे जो फ्यूल बनाया जाता है वो हम लोग का बायोमास होता है। अधिकतर इसको बायोमास को दिखाते हैं प्लांट के लिए ही, लेकिन ये एनिमल के लिए भी होता है। ओके, प्लांट या एनिमल से हम लोग जो फ्यूल बनाते हैं, उनका जो पार्ट्स हो गया, डेड एंड डिकेइंग पार्ट हो गया, या फिर कुछ मैटर हो गया, प्लांट मैटर, एनिमल मैटर, उससे जो हम लोग फ्यूल ऑब्टेन करते हैं, एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, तो वो बायोमास एनर्जी में आ जाता है। तो ये सारे जो फ्यूल हैं, जब इसको जलाया जाता है तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है रिलीज़ करता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में रिलीज़ करता है। उसके साथ साथ जो बायोमास क्रॉप्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। जो भी हम लोग के प्लांट है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि अपने अंदर लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे क्या बताया, नेचुरल गैस इज अ क्लीनर फ्यूल। नेचुरल गैस जो है ये भी क्या है, क्लीनर फ्यूल है, मैंने पहले ही बताया था। ये क्या करता है कि बहुत कम अमाउंट में पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ करते हैं, यानी कि बहुत कम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। उसके साथ साथ और भी जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, CO हो गया, ये भी बहुत कम अमाउंट में रिलीज़ करता है। इट हैज़ फ्यूअर इमिशन दैन कोल। कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ये कम अमाउंट में जो भी खतरनाक चीज़ें हैं उसको रिलीज़ करता है। यानी कि एक टाइप से बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, रिलीज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये कम रिलीज़ करता है एज़ कम्पेयर टू कोल या फिर पेट्रोलियम। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, नेचुरल गैस का यूज़ करना चाहिए, CNG का यूज़ करना चाहिए, LPG, बायोमास, ये सारी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। उसके साथ साथ जो ये हम लोग का नेचुरल गैस होता है, ये जलने के बाद कोई अपना ऐश भी नहीं छोड़ता। ऐश यानी बोलने का मतलब कि जब हम लोग पेपर को जलाते हैं तो वहाँ पे राख बच जाता है, लेकिन जब हम लोग नेचुरल गैस को जलाते हैं तो वहाँ पे कोई राख नहीं बचता। ओके, अब आगे देखते हैं। फॉर आवर फ्यूचर, हमारे फ्यूचर के लिए और हमारे प्रेजेंट के लिए जो एनर्जी है वो नीडेड है। एनर्जी जो है वो हम लोग को चाहिए, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। वी नीड टू लुक फॉर अल्टरनेटिव सोर्सेज। हम लोग को अल्टरनेटिव सोर्सेज की तरफ ध्यान देना होगा, देखना होगा। अल्टरनेटिव यानी कि जो हम लोग का फॉसिल फ्यूल वाले सोर्सेज हैं उसको छोड़ के जो हमारे दूसरे सोर्सेज हैं उसके तरफ देखना होगा, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ देखना होगा। जैसे सोलर एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी का बात हो रहा है। ये सारे जो एनर्जी हो गए, ये सारे एनर्जी की तरफ हम लोग को ज़्यादा रुख करना होगा। ओके, इससे हम लोग को क्या होगा, फॉसिल फ्यूल हम लोग बचाएंगे फ्यूचर के लिए।
दिस विल हेल्प टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। इससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट बचेगा। रिड्यूस द रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग का जो रिस्क है वो कम होगा। उसके साथ जो फॉसिल फ्यूल है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल होगा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल हम लोग जानते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी फॉसिल फ्यूल इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, रेन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज का हम लोग कम से कम यूज़ करेंगे। एलपीजी, सीएनजी, बायोमास, ये सारे जो प्रोडक्ट है, क्लीनर फ्यूल जो है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे पेट्रोलियम और जो हमारे कोल है उसके जगह पे। यहीं यहाँ पे बताया गया। हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे।